गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। जैसे कि मैंने पहले आप लोग को कहा था कि मैं पंचायती राज जो सहायक आचार्य का पार्ट 2 सिविक्स का पार्ट 2 में पंचायती राज इम्पोर्टेंस ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो आप लोगों को पढ़ना है। सहायक आचार्य के सिलेबस में ये दिया हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को ये पंचायती राज इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर जिन्हें थोड़ी स्पीड में देखनी हो तो वो अपने मोबाइल से थोड़ी स्पीड कर ले, ताकि वो जल्दी ही अपना ये पंचायती राज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ इसे पढ़ाने के लिए। पंचायती राज, तो देखिए पंचायती राज ये सबसे पहले तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे लाया गया था। तो अब इसके शुरू से ये इसका आधार, मतलब ये कैसे बनी, कैसे स्टार्टिंग से शुरू हुई पंचायती राज की अवधारणा कैसे बनी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो पंचायती राज का आधार क्या था? मेन आधार था विकेंद्रीकृत व्यवस्था। यानी विकेंद्रीकृत व्यवस्था का अर्थ होता है कि छोटे से जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है, छोटे से छोटे लेवल तक ये पहुंच पाए, ताकि शासन प्रशासन में हर व्यक्ति की भागीदारी हो। इसीलिए इसे विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहा गया है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख आर्टिकल 40 में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। कई बार ये क्वेश्चन आ चुकी है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, यानी कि आर्टिकल 40 में। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। ये याद रखेंगे, है ना, ये जरूर आएगा। यह गांधीवादी विचारधारा का परिणाम था। पंचायती राज की एक्चुअल में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय से, उससे पहले से ही गांधी जी चाहते थे कि हर तबके का विकास हो, चाहे वो मतलब कोई भी धनवान धनवान ना रह जाए और गरीब गरीब ना रह जाए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसीलिए वो कुटीर उद्योग पर गांधी जी को विश्वास था। वे चाहते थे कि ये उद्योग फैक्ट्री वगैरह ना हो, बाकी लेकिन कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि हर आदमी को काम मिले और वो अपना जीवन यापन कर सके। इतना वो उसके पास पैसा हो जिससे कि वो अपना एक मतलब बहुत हाईफाई लाइफ नहीं, लेकिन अपना जो जीवन यापन का जो स्तर है वो अपना पूरा कर सके उस पैसे से। तो इसीलिए गांधी जी की विचारधारा ये पंचायती राज व्यवस्था की ओर थी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। लेकिन 1959 तक कोई भी पंचायत व्यवस्था भारत में लागू नहीं थी। इसका अर्थ यह है कि 1950 तक और 59 तक कोई पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं थी। लागू थी ऐसे बात नहीं है, कि ये कहना उचित नहीं होगा, थी, लेकिन उसका संविधान में पूरा लिखित उसकी कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। कि हमारे संविधान में ये उल्लेख नहीं किया गया था जैसे हमारे मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व वगैरह आए, उस तरह का कोई भी उल्लेख नहीं था 1959 तक। तो अब देखिए आगे, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1952, देखिए 1952, 2 अक्टूबर 1952, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर ले, को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है ना। 1952 में क्या किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। जैसे कोई भी किसी भी चीज, कोई भी, अब हम लोग कोई भी घर बनाते हैं तो शुरू में ही पूरा मकान, 3 तल्ला मकान तो नहीं ना खड़ा कर देते हैं, तो उसका आधार हम बनाते हैं कि हाँ पहले हमें ढलाई नीचे का जो पिलर खड़ा करना है उसे बनाना है। तो उसी तरह धीरे से धीरे इसका विकास हुआ। तो पहले ये 2 अक्टूबर 1952 इसे पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए ये लिखे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कम्युनिटी में सामुदायिक मतलब पूरे समूह का विकास के कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार कार्यक्रम के प्रति लोगों में उत्साह पैदा करना। ओके, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
आप लोग भी अब जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उसे याद करते ही चलिए। मैं बीच में पूछ दूंगी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया, तो आप लोगों को बताना है 2 अक्टूबर 1952। इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ, ये इस पेज का पूरे चीज आप याद कर लें। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की समितियां। अब पंचायती राज व्यवस्था को बनाने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। तो पहला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य पहले जान लेते हैं। ये अगर मान लीजिए ये दोनों ऑप्शन दे दें, है ना, क में दे दे कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, और 3 में कुछ और दे दे कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य था कि उच्च वर्ग को प्रोत्साहन देना। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये तो निम्न से निम्न स्तर तक के व्यक्ति तक शासन प्रशासन की बागडोर को पहुंचाना था, है ना। तो इसी तरह बोलेगा ए और बी सही है। तो इस तरह आप याद कर ले कि जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। अब आगे हम चलते हैं। गांधी जी के बाद, गांधी जी का जो सपना पंचायती राज का देखा था गांधी जी ने, उसे धरातल पर लाया नेहरू जी ने, और नेहरू जी इस समय पीएम थे। तो अब देखते हैं, नेहरू जी के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए प्रोग्राम चलाए गए, है ना। ग्रामीण विकास के लिए, किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए कई प्रोग्राम चलाए गए। पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को। अभी मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर, यानी एक साल के बाद 2 अक्टूबर 1953। अब दोनों में क्या है, 1952। अब याद करें, 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। अब इसे हम ट्रिक से याद करते हैं। पहला है सामुदायिक, सामुदायिक, और दूसरा है राष्ट्रीय, है ना। ये दो टर्म है। अब देखें, ये दोनों टर्म को देखिए कि ये दोनों, और शुरू कब हुआ था, 2 अक्टूबर। गांधी जी क्या चाहते थे कि ग्रामीण विकास यानी कि सामुदायिक विकास चाहते थे। तो ये सामुदायिक और राष्ट्रीय, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, है ना। ये याद हो जाएगा। गांधी जी क्या चाहते थे, सामुदायिक और राष्ट्रीय। सामुदायिक मतलब पूरे समूह का विकास चाहते थे, और राष्ट्र से वो प्रेम करते थे, यानी कि राष्ट्रीय समुदाय से वो प्रेम करते थे। 2 अक्टूबर और 1952 को 1952, और ये देखिए 1953, एक साल का अंतर है ना। तो अब याद कर लेंगे 1952 और 1953 सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब तो आप लोग को याद हो गया होगा ये फिगर बना देने से। अब जब ऑप्शन मिलेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे, और वो आप सही कर पा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं। तो इसमें क्या याद करना है, 2-3 चीज़ें आप लोग को याद करनी है। ये उद्देश्य, और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। अब आगे चलते हैं। और इस समय कौन थे पीएम, नेहरू जी। अब हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन यह दोनों ही कार्यक्रम असफल रहे। मतलब ये जब किसी भी स्टार्टिंग किए उस समय ये दोनों ही कार्यक्रम असफल रहे और लोगों की भागीदारी कम देखने को मिली। नेहरू जी ने इस कार्यक्रमों की असफलता को जानने के लिए एक समिति बनाई, है ना। जब ये कार्यक्रम असफल हुए तो वे एक कमेटी बनाए कि क्यों ये, इसमें क्या कमी रह गई। तो उसे जानने के लिए एक कमेटी बनाई। उसका नाम क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। ये बलवंत राय मेहता की बागडोर पर बनाई गई थी, है ना, बलवंत राय मेहता समिति। अब देखिए, अब इसके बाद कई समितियां बनी जो इस प्रकार थी, यानी कि पहली जो समिति, जो ये दोनों सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा प्रसार कार्यक्रम जो 1953 में बनी थी, उसमें असफलता को जांचने के लिए कि उसमें क्या कमी रह गई थी कि वो असफल हो गया, तो उसे जांचने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। तो अब हम देखते हैं, समय समय पर
कई कमेटियां बनी। पहला तो बलवंत राय मेहता समिति, है ना। ये बलवंत राय मेहता, ये चारों है ना, ये 5 और ये 2 6 और 7 है ना, 7, ये सातों कमेटियों का नाम, समिति का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये कभी भी जैसे मिलान करने में पूछ दिए जाएंगे कि हाँ मिलान करो, तो मिलान करने में हो जाएगा इधर ऊपर नीचे सारे को कर दिया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी और अशोक मेहता समिति कब आई थी। तो इसको याद करना जरूरी है, और मैं ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता दूंगी कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ओके, तो चलते हैं, याद करते हैं। देखो, बलवंत राय मेहता समिति, बल किसको मिल रहा है? देखो, बलवंत राय मेहता समिति 1957। ये दोनों हम लोग, ये दोनों जोड़े में याद करेंगे। ओके, देखो, बलवंत राय मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता, ये बल किसको मिला? 57 है ना, 57 पे, और इसमें से और कितना जोड़ देंगे? 20। ठीक है, 20 में जब आते हैं तो हम लोग को बल मिलता है ना। जब हम लोग टीनेजर से होने लगते हैं तो हमें बल मिलता है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति 1957। उसके बाद 20 जोड़ दिए, 20 में मुझे बल मिला तो हम अशोक बन गए, अशोक महान बन गए, है ना। तो ये क्या हुआ? अशोक मेहता समिति। 1957 में बल मिला, बल 20 साल में मिला, तो 20 के बाद आगे जाएंगे 77, है ना। 1977 इसमें हम अशोक बन गए। हो गया बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। ये नेहरू जी का था, है ना, और ये आई थी मोरारजी देसाई के शासन में, यानी इस समय ये पीएम थे। अब थे GVK राव समिति, ये 1985। अब हम लोग इसको जोड़े में याद करेंगे, 1985 और 1986, है ना। 1985 में क्या है? राजीव गांधी की सरकार थी, इसमें क्या थे? GVK राव समिति, है ना। उसके बाद LM सिंघवी समिति, है ना। ये क्या है? LM लक्ष्मी, है ना, ये L से होता है लक्ष्मी, M से मल सिंधवी समिति, है ना, लक्ष्मी मल सिंधवी समिति, ये 1986 में आई थी, है ना। तो दोनों में क्या अंतर है? ये 1 साल का अंतर है, 1980। अब आप आंख बंद करके याद करें, 1985 GVK राव समिति, है ना। जिएंगे लक्ष्मी, जब जिएंगे कब? जब हमें लक्ष्मी मिलेगी। लक्ष्मी नहीं मिलेगी तो हम खाना कहाँ से लाएंगे? तो ये जिएंगे कब हम? जब लक्ष्मी मिलेगी। तो ये हो गया। अब देखिए, चारों आपको याद हो गया होगा। बल कब मिलता है? जब बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले 1957, जब बल कब मिलता है? जब टीनेजर में हम पहुंचते हैं, 20 साल हो जाता है, हमारी टीनेजर पार कर जाते हैं, तो उसमें हम अशोक बन जाते हैं, है ना, महान बन जाते हैं। तो 1927 जो 57, फिर 20 जोड़ दिए तो 1977, है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप याद कर लेंगे, ये सारे डेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जिएंगे कब? जब लक्ष्मी मिलेगी। तो GVK राव समिति 1985, और जिएंगे कब? लक्ष्मी मल सिंधवी समिति 1986। अब PK थुंगल समिति, है ना, ये फिर थुंगल हो गया, मतलब जब हम लक्ष्मी मिलेगी तो थमाथम नाचने लगे, तो PK थुंगल समिति। तो यहाँ पर 3 फिर जोड़ देंगे, है ना, 3 थुंगल 3, है ना। 3 से क्या जोड़ देंगे? 3 थुंगल, है ना, 3 यानी कि 85, 86 और 89। 80 में PK थुंगल समिति, इसमें सारे में राजीव गांधी थे। अब संथानम समिति कब आई थी? 1962 में, है ना। ये पहले की थी, बीच में ये जो पांचों है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। संथानम समिति 1962 में, और सादिक अली समिति 1964 में, है ना। ये दोनों को जोड़े में याद करें। अब याद करें, देखिए फिर से मैं बता रही हूँ। बलवंत राय मेहता समिति 1957, है ना, 57 याद कर लिया। बल कब मिलता है? जब हम 20 साल के हो जाते हैं। तो 1977, तो कब बन जाते हैं? 20 साल के हो जाते हैं तो अशोक बन जाते हैं, तो अशोक मेहता समिति, है ना। तो ये हो गया दोनों। और ये फिर जिएंगे कब? GVK राव समिति जब 1985, और उसमें फिर जब हमें लक्ष्मी मिलती है तब ना खाना खाएंगे और जिएंगे। तो लक्ष्मी LM सिंधवी समिति, लक्ष्मी मल सिंधवी समिति 1986 में, और उसके बाद 3 साल और जोड़ देंगे तो हम
जब हमें लक्ष्मी मिल जाती है तो हम थमाथम नाचने लगते हैं, है ना, कुछ में होश नहीं रहता, हम कुछ भी पैसा खर्चे कर देते हैं। तो थुंगल में 3 हो गया, तो 1989 थुंगल समिति, 3 से साउंड आ रहा है, 3 से थुंगल समिति। याद हो गई? अभी मैं पूछूंगी बाद में, ठीक है, मिलान करने दूंगी और पूछूंगी कि कब कब क्या हुआ। अब सादिक अली समिति और ये संथानम समिति। संथानम समिति हो गया 1962, और उसके बाद 2 और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, सादिक अली समिति, है ना। 2 और 2 हो जाता है, 2 का जोड़ा में शादी होता है ना, तो ये हो गया 2 से संथानम, और ये हो गया 2 सादिक, ठीक है, 2 के 4 हो गया, सादिक अली समिति हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आई नो कि आप लोग को थोड़ी सी लग रही होगी, लेकिन अभी और एक बार अगर आप इसकी रिपीट कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, और जब आपके क्वेश्चन पेपर में ये हूबहू आएगा ना, तब मुझे याद कीजिएगा कि हाँ मैम सही बोल रही थी। बाय द वे, मेरा एजुकेशन है, मैंने बीएड भी किया है, एमएड, और अभी मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो मैं एलिजिबल हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ऐसी बात नहीं हो कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ओके। तो मेरे पर विश्वास करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ऐसे टॉपिक लाऊं और आपको इसे समझा दूं, ताकि आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो अब चलते हैं। भारत में पहला पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में जवाहरलाल नेहरू ने एक त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम लागू किया, है ना, 1957। अब मुझे बताया कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी। अब मुझे बताओ, अब कितने आप लोग को याद है, आप लोगों को बलवंत राय मेहता समिति, अब बताओ। मैं इसे करके छोड़ रही हूँ, अब ट्रिक से आप लोगों को बताना है। आप बताइए, बलवंत राय मेहता समिति कैसे कैसे मैंने बताया था। 4 पहले बताइए आप, उसके बाद इसके ये चारों ट्रिक। देखिए 1957 था कब हम लोग, ये बलवंत राय मेहता समिति, है ना, कब हम लोग बन जाते हैं। अशोक 19, इसमें जोड़ दीजिए 7, 20 जोड़ेंगे तो क्या 77, है ना। अशोक बन गए हम लोग, अशोक, ये बल मिला तो 20 में। अब यहाँ पर क्या था 1985 था ना, और ये 1986। अब यहाँ क्या था, जिएंगे कब, जीवी मावलकर, जीवी था, और यहाँ पर क्या था लक्ष्मी, LM सिंधवी। जिएंगे जब हमें लक्ष्मी मिलेगी, और हम लोग डांस करेंगे, यानी ठुमक ठुमक के नाचेंगे, थुंगल, ठीक है। कितने साल बाद, 3, यानी कि 89 हो गया याद सबको। इसी तरह आप रफ करके याद करने की कोशिश करें तो आराम से आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, भारत में पहला पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जो कहाँ है, राजस्थान में, जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय, यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई थी, ठीक है। अब आगे 11 अक्टूबर 1957, ये आगे चली। आंध्र प्रदेश कहाँ है, अब मुझे बताएं कि आंध्र प्रदेश, ये ऐसे मेरे अभी मैं बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन बट मेरा ड्राइंग है वो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। तो 11 अक्टूबर 1959 को, दोनों एक ही साल में हुआ है, 1959, ये भी 1959, और ये, लेकिन ये 2 अक्टूबर को हुआ, और ये 11 अक्टूबर को, यानी कि यहाँ पर जो राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर को, और ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 11,
यानी कि 9 दिनों का अंतर हुआ था, है ना। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को और राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर को, यानी गांधी जयंती के दिन ही 1959 को। अब याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। 1960 में 3 राज्यों में हुआ था पंचायती व्यवस्था का व्यवस्था। 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में हुआ। 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात और 1964 में वेस्ट बंगाल। धीरे धीरे बाकी सभी राज्यों ने लागू कर दिया। अब आगे पेज में चलते हैं हम, आगे बढ़ गए। अब देखिए ये, अब बलवंत राय मेहता समिति 3 टायर सिस्टम लागू किया था। तो ये देखिए ये कैसे अपने किस स्टेज से तीनों थे। अब देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति अब 1957, ये तो आप लोगों को याद करवा चुकी। इसकी नियुक्ति योजना आयोग द्वारा हुई थी, है ना। ये बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति, यानी कि अब बलवंत राय मेहता समिति योजना आयोग ने इसे जारी किया था द्वारा। 3 टायर यानी कि 3 स्तर पंचायत का सुझाव भी इसी समिति के द्वारा दिया गया। ग्राम स्तर पर इसके जो 3 टायर सिस्टम में सबसे पहले क्या था, ग्राम स्तर। देखिए मैं ये बना देती हूँ, ये बना दी। ये था पहले क्या था, ग्राम, यहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक है। ये नहीं, देखिए ये ग्राम स्तर पर, ये ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक क्या प्रखंड स्तर है, इसको कहेंगे प्रखंड, आप समझ रहे होंगे। और ये जिला, डिस्ट्रिक्ट ना। अब देखिए आगे चलते हैं। ये ग्राम स्तर पर क्या था, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। आप अगर गांव में हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये 3 टायर व्यवस्था अभी हम लोगों के गांव में, अगर जो झारखंड में रहते हैं वहाँ, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था 3 टायर मतलब 3 टायर सिस्टम पर चलती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अब नेक्स्ट बलवंत राय मेहता समिति। ये उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के बाद ये आया अशोक मेहता, है ना। दोनों मेहता जी थे। तो अशोक मेहता 1977, इसने केवल 2 स्तर पंचायत की सिफारिश की थी। अशोक मेहता ने क्या थे, अशोक छोटे थे तो इसलिए इसने 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था। अगर आ गया क्वेश्चन में कि बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरीय थी, तो इसको याद रखना है 3 स्तरीय, और अशोक मेहता समिति कितनी थी, 2 स्तरीय। मंडल पंचायत, इसमें 15 से 20 गांव है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मंडल पंचायत 2 स्तरीय, इसने 2 स्तरीय में क्या क्या लगा, जैसे ये बलवंत राय मेहता समिति ये ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर रखे, लेकिन अशोक मेहता ने 2 स्तर में क्या क्या रखा, मंडल पंचायत। जैसे हम लोग ग्राम पंचायत कर रहे हैं ना, ये इसने रखा मंडल पंचायत। और मंडल पंचायत में कितने गांव आते थे, 15 से 20 गांव आते थे। और ये जिला परिषद, और बीच में कौन गायब हो गया, ये गायब हो गया, है ना। ये भी आ सकता है कि अशोक मेहता समिति जब अपनी सिफारिश दी थी कितने स्तरीय थी, तो वो 2 स्तरीय थे। उसमें बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति में क्या, अशोक मेहता समिति की जो पंचायती व्यवस्था के लिए 2 स्तर दिए थे, उसमें कौन सा स्तर को नकारा था, तो ये पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर को उसने नकारा था। ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पंचायतों का कार्यकाल इसने 4 वर्ष रखा। किसने रखा, पंचायतों का काल अशोक मेहता ने 4 ईयर का रखा। साथ ही हमारे जो, आप ये कमेंट कर कर बताएं कि झारखंड में पंचायत जो चुनाव होता है उसके बाद पंचायती व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का है, आप कमेंट कर कर बताएं, याद है कि नहीं आप लोगों को। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष कहा। साथ ही दल आधार पर, ये दल आधार पर चुनाव कराने को कहा। यानी कि जिस तरह हम लोग को लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है कि ये
मुर्गी छाप, चप्पल छाप, घोड़ा छाप और क्या क्या टीवी छाप, यानी कि ये सबको अपना एक क्या होता है सिंबल मिल जाता है कि ये केला छाप, यानी कि सभी को उसी तरह ये दल आधार पर, यानी सभी दलों को अपना अपना ये चुनाव चिन्ह मिल जाता है। उसी के आधार पर इसने भी ग्राम पंचायत को सिफारिश की कि दल आधार पर चुनाव कराने को कहा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, है ना, वो तो उस समय तक जो जो कार्यक्रम हो रहे थे उसे संवैधानिक दर्जा, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और कहा था ना कि 1959 तक कोई भी पंचायती व्यवस्था नहीं थी, यानी कि उसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे जो संविधान में उसे लिखित रूप से या तो उसे कोई दर्जा नहीं प्राप्त था, यानी कि उसमें संशोधन या कुछ भी उसमें कोई कोई उसकी व्यवस्था नहीं थी। तो वही हो गया पहला प्रयास। पहला प्रयास कब किया गया, अब हम इसके संवैधानिक दर्जा इसे कैसे मिली तो उसे देखेंगे कि पहला प्रयास में क्या किया गया। 1989 64वां संविधान संशोधन, है ना। आप तो सिर्फ केवल इसे जानते हैं कि अरे हमें ये सहायक आचार्य के जो सिलेबस में हमें इसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो फिर भी इसे हम कैसे इसका आधार बना उसे हम जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए या कोई भी कंपटीशन में तो आपको परेशानी ना हो। 1989 64 संविधान संशोधन, इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया। यह संविधान संशोधन LM सिंघवी और थुंगल समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। अब बताइए कि LM सिंघवी कब बनी थी, 19 कब बनी थी, 87, ठीक है। और ये थुंगल कब करते हैं, ये सॉरी 60, और थुंगल कब करते हैं, जब हम लोग यहाँ पर 3 साल बाद डांस करते हैं, 1989। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि बार बार इसे देखिएगा तो आप लोगों को दिमाग में घुस जाए और आप लोग याद कर पाए। तो दोनों याद हो गया। अब यहाँ लोकसभा में यह पारित हो सका, लेकिन राज्यसभा जब 64 संविधान संशोधन मतलब 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जब, तो उस समय तो लोकसभा में पारित हो गया बट राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। और राज्यसभा में पारित करना जरूरी था क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था ये राज्य सूची में आती है। हम लोग की 3 सूचियां हैं ना, तो इसीलिए इसे राज्य सूची में पारित ना होने के कारण इसे फिर रद्द कर दिया गया। फिर दूसरी प्रयास की गई, द्वितीय प्रयास 1992 में, ये इम्पोर्टेंट है, 1992 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आप बता सकते हैं कि सूचियां कितनी हैं। सूचियां तो देखिए, पहले है केंद्र सूची, राज्य सूची और ये समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। और ये क्या आ जाता है, ये पंचायत आ जाता है समवर्ती सूची में। अब दूसरी बार क्या हुआ, लोकसभा द्वारा पारित कब हुई, 22 दिसंबर 1992 को पारित हो गई। और उसके बाद एक दिन के बाद राज्यसभा में भी पारित, लोकसभा में 22 दिसंबर को और राज्यसभा में 23 दिसंबर, तुरंत 1 साल बाद पारित हो गई थी। 1 साल बाद नहीं, 23 दिसंबर, एक दिन के बाद, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में एक एक दिन के अंतर के बाद ये पारित हो गई। फिर से मैं बताती हूँ, लोकसभा द्वारा पारित 22 दिसंबर 1992 को, और फिर एक दिन के बाद ये राज्यसभा में भी पारित हो गई 23 दिसंबर को, और ये साल भी एक ही है। राज्य विधानसभा द्वारा समर्थन 17, ये आ सकता है कि जब 73 संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब कितने राज्यों का समर्थन प्राप्त था, तो 17 राज्यों
को विधानसभाओं ने 17 राज्यों की विधानसभाओं ने इसका समर्थन किया था। और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति कब मिली? 20 अप्रैल को। और ये एक साल 1993 को। और पूरे देश में कब लागू हुई? 24 अप्रैल 1993 को। अब आप हमको बता सकते हैं कि पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। पंचायती राज व्यवस्था लागू होने हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। होने के बाद पहला राज्य जहां चुनाव हुआ है ना, पंचायती राज व्यवस्था जब इसे 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के बाद जब पहला राज्य जहां चुनाव हुआ था एमपी, मध्य प्रदेश। पंचायत राज लागू होने के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, है ना, पीवी नरसिम्हा राव थे। ये गैर कांग्रेसी सरकार के पहले पीएम थे, है ना, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे किस में जोड़ी गई? 11वीं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। इस समय पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा। पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, है ना, नरसिम्हा राव। और राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, है ना। नर कौन है? शंकर, है ना। नरसिम्हा राव पीएम और शंकर दयाल शर्मा समय राष्ट्रपति थे। अब 73 संविधान संशोधन का प्रावधान क्या था? अब इसके प्रावधान को पढ़ेंगे। यही इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को सहायक आचार्य के सिलेबस में इसी को पढ़ना है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अपवाद को इसमें देखिए कहाँ कहाँ पर नहीं लागू हुए थे और या कहाँ कहाँ पर किस स्तर। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन तो लागू हो गया, लेकिन भी राज्यों को ये भी अधिकार थे, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय था, तो उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे अपने अनुसार ये पंचायती व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। इसलिए इसे तो बलवंत राय मेहता समिति तो 3 टायर सिस्टम ला दिया था, तो ये ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। बट कुछ अपवाद ऐसे हैं भारत में, कोई राज्य 2 स्तरीय और कोई 1 स्तरीय लागू, और कहीं कहीं है भी नहीं। तो देखिए, जिस राज्य की आबादी 20 लाख, कितने 20 लाख से कम होंगे वहाँ 2 स्तरीय होंगे, यानी कि जहाँ पर 20 लाख की आबादी हो, जो 20 लाख राज्य की, है ना। बहुत ऐसे गांव हैं जैसे मणिपुर या तो 7 सिस्टर, वहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है, तो कई गांव में तो 20 लाख नहीं होंगे, तो पूरे राज्य में मिलाकर 20 लाख जनसंख्या से कम होंगे, तो वहाँ पर 2 स्तरीय लागू की गई है, जैसे ग्राम पंचायत और जिला परिषद, बस 2 ही। कुछ राज्यों ने त्रिस्तरीय को नहीं अपनाया, जैसे 1 स्तरीय पंचायती वाले राज्य हैं, जैसे यहाँ पर सिर्फ 1 स्तरीय ही पंचायती राज व्यवस्था है। तो देखिए आप याद रखिए, 1 स्तरीय पंचायती वाले राज्य हैं केरल, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम। स्तर का नाम क्या है? ग्राम पंचायत, सिर्फ ग्राम पंचायत। कौन कौन से हैं मैं आपको फिगर से याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये केरल कहाँ पर है? इधर केरल यहाँ पर 1 स्तरीय है, ऐसे मैं लिख देती हूँ केरल। मणिपुर, इधर मणिपुर एम, और त्रिपुरा, इधर त्रिपुरा, और ये सिक्किम कहाँ है? यहाँ पर सिक्किम, ठीक है। केरल, त्रिपुरा, इधर हो गए केरल, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। ये इन राज्यों पर 1 स्तर ही ग्राम पंचायती व्यवस्था है, वो उसका नाम क्या है? ग्राम पंचायत। अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम आगे निकल गए। अब देखें, अब 2 स्तरीय व्यवस्था कहाँ पर है? 2 स्तरीय वाले राज्य हैं ग्राम पंचायत। यहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्था होती है? ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, बस 2 स्तरीय वाले, जैसे असम, उड़ीसा। इसमें क्या गायब हो गया? जिला परिषद गायब है ना। यहाँ पर था ना ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 2 स्तरीय में ये गायब है, जैसे असम, उड़ीसा,
मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। यहाँ पर 2 स्तरीय लागू है। अब 4 स्तरीय वाले राज्य हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक और जिला परिषद। और ये किसमें है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर 4 टायर सिस्टम लागू है पंचायती राज व्यवस्था का। उसमें कौन है? ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक। इसमें क्या है? आंचलिक और जिला परिषद, यानी 2 आ गए, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत और आंचलिक। और ये 2 स्तरीय कौन कौन लागू किए हैं? ये है एक 7 सिस्टर में असम, और ये यहाँ पर उड़ीसा, और ये बीच में जहाँ की जनसंख्या जो सबसे बड़ा एरिया कवर करती है मध्य प्रदेश, और ये कर्नाटक और हरियाणा। हरियाणा से अधिक लोग बॉक्सिंग ही करते हैं ना। यहाँ पर बॉक्सर पीवी सिंधु और ये मीराबाई चानू, ये सब हरियाणा के ही हैं। अब याद ये किसी से रिलेट करके आराम से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 टायर सिस्टम लागू है। अब देखिए नोट, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। ये राज्य मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय है। यहाँ पंचायती व्यवस्था नियम है। यहाँ पर एक अलग व्यवस्था है जिसे जनजातीय परिषद कहते हैं। जैसे जिला परिषद था ना, 3 टायर सिस्टम में, इसे जनजातीय परिषद कहते हैं। मेघालय, मी और ना, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। देखो ठीक क्या बनेगा? एम, ये एम हो गया, मीब हो गया। एम से मेघालय और मम्मी हो गया। एम से मेघालय, मी से मिजोरम, मम्मी। देखो अब यहाँ से लिखते हैं मम्मी, है ना, मम्मी ना, म से मेघालय, मी से मिजोरम और न से नागालैंड। मम्मी ना ठीक हो गया। मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर क्या है? जनजातीय परिषद, जनजातीय परिषद। ठीक है। अब आगे ग्राम सभा का गठन। अब ये जो आपके एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ पर ग्राम सभा के बारे में पढ़ना है कि ग्राम सभा का गठन कैसे होता है, कौन किस उम्र के वयस्क लोग इसमें भागीदार हो सकते हैं, है ना। तो ये ग्राम सभा का गठन ये अनुच्छेद 243 में है। इसके अनुसार हर गांव में ग्राम सभा होगी, है ना। ग्राम सभा का गठन 243 ना, 2-4 इधर ऐसे याद करना, 2-4 और 3, बीच में 3 इधर आ गया, तो 2-4-3 में ग्राम सभा का गठन है। इसके अनुसार हर गांव में ग्राम सभा होगी और इसके सदस्यों का चुनाव नहीं होगा। इसके सदस्यों का चुनाव नहीं होता, बल्कि जो गांव के वयस्क मनुष्य होते हैं वयस्क व्यक्ति, वो इस ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। तो आगे देखिए, बल्कि गांव का मतदाता सूची में, यानी कि मतदाता सूची 18 वर्ष से अधिक के लोग मतदाता सूची में सभी पंजीकृत, जिसका जो वोट देने का अधिकार है, वे सभी ही ये ग्राम सभा का सदस्य बन सकते हैं। यह ग्राम स्तर पर सबसे छोटी इकाई है। ग्राम सभा क्या है? ये ग्राम स्तर की सबसे छोटी इकाई है। अगर आ जाए कि ग्राम स्तर की सबसे छोटी इकाई को क्या है? ग्राम सभा। ग्राम स्तर की, है ना, ये ध्यान रखेंगे टर्म को, ग्राम स्तर की। और अगर आ जाए कि पंचायती व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायती व्यवस्था की ग्राम पंचायत, ये सबसे छोटी इकाई है। ये दोनों टर्म याद रखना है। ग्राम स्तर की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा, और ग्राम पंचायत की जो ग्राम पंचायती व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत चुनाव। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया। इसका चुनाव भी हो सकता है या नहीं, या फिर अप्रत्यक्ष। ये ग्राम पंचायत जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष और जो सदस्य,
उसका चुनाव हो भी सकता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा चुने जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। पंचायत समिति, यह अध्यक्ष है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, है ना, वहाँ के सदस्य लोग ही चुनेंगे एक अध्यक्ष को, और सदस्यों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ना। पंचायत समिति जो अध्यक्ष होता है उसे सदस्यों में से एक को चुना जाता है अध्यक्ष, और सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। जिला परिषद, इसका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बल्कि सदस्य क्या होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद का सबका याद रखना है कि पंचायत समिति का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से, और सदस्य का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, है ना, चुनाव के द्वारा। उसी प्रकार जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, और सदस्य का जनता द्वारा चुने जाएंगे, और उस राज्य के एमपी और एमएलए को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है ना। उस राज्य के इसके चुनाव में एमएलए एमपी को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। नोट, सबके सदस्य जनता द्वारा चुने जाएंगे। सबके सदस्य जो है वो जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से किसके किसके चुने जाएंगे, पंचायत समिति और जिला परिषद के। और अध्यक्ष जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुने जा सकते हैं ग्राम पंचायत के, है ना। दोनों में के पंचायत समिति और जिला परिषद जो सेकेंड और थर्ड है, उसके अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष चुना जाता है। जो पंचायत समिति और जिला परिषद है, इसमें जो सदस्य चुने जाएंगे उसी में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। और ये ग्राम पंचायत है, यहाँ पर इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाए। जो मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप में। आप बताएं कि आपके ग्राम पंचायत में जब चुनाव होता है तो उसमें मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पंचायत चुनाव पार्टी आधारित और गैर पार्टी आधारित यह राज्य सरकार तय करेगी। यानी पंचायत का चुनाव जब होती है तो उसमें पार्टी आधारित है, जैसे जेएमएम की पार्टी हो या तो आजसू की पार्टी हो, उस तरह पार्टी आधारित होती है या गैर पार्टी आधारित, ये भी हो सकता है, ये राज्य सरकार तय करेगी। पंचायत की अवधि 5 ईयर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पंचायत की अवधि कितनी होती है, 5 ईयर। और ये अशोक मेहता जी ने क्या कहा था कि उसने क्या सिफारिश की थी कि पंचायती व्यवस्था की अवधि कितनी होनी चाहिए, 4 वर्ष, था ना। तो इसी तरह रिलेट करके याद रखें, हमारे झारखंड में भी पंचायती व्यवस्था का कार्यकाल कितना है, 5 ईयर। अगर बीच में पंचायत भंग हो जाते हैं तो 6 महीने के भीतर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने महीनों के भीतर नया पंचायत का चुनाव होगा, 6 महीने के भीतर नया पंचायत का चुनाव होगा। लेकिन अब देखिए इसमें भी कुछ, लेकिन नई पंचायत केवल शेष कार्यकाल के लिए होगी, है ना। जब अगर भंग हो जाती है तो कितने कार्यकाल के लिए, 6 शेष कार्यकाल के लिए ही होगी। जितना समय बचा है बस उतना ही के लिए। न्यूनतम उम्र उम्मीदवारों के लिए 21 साल, और चुनाव की जिम्मेदारी कौन लेती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम उम्र उम्मीदवारों के लिए है 21 साल, और चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग लेती है ना। ये राज्य सूची का विषय है, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी को, ये पंचायत चुनाव पंचायती व्यवस्था में ही केवल राज्य को एक अधिकार है कि वो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव करवा सकती है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। बाकी जब लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव होता है तो वो निर्वाचन आयोग यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। पंचायतों में आरक्षण, अब आरक्षण किस प्रकार है, एसटी और एससी एसटी को इसकी आबादी के अनुसार आरक्षण मिलता है ना, आबादी के अनुसार इसे आरक्षण दिया गया। और महिला को तो पता ही है 33%, लेकिन कुछ राज्य इसमें भी छूट है कि राज्य अपने अकॉर्डिंग आरक्षण दे सकते हैं, तो 50%, कुछ राज्यों ने तो 50% दिया है। जैसे फर्स्ट राज्य जो महिला को 50% आरक्षण दिया है वो बिहार है, बहुत अच्छा काम किया है। झारखंड में भी 50% आरक्षण है। पंचायत के लिए वित्त आयोग, अब पंचायत चुनाव होगा तो उसमें जो कार्य करती है, किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए पैसा काफ़ी जरूरी है,
पंचायत के लिए वित्त आयोग। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग बनाएगा। अब तक झारखंड में 3 बने हैं। फिर से पढ़ देती हूँ। पंचायत के लिए वित्त आयोग, है ना, वित्त आयोग यानी पैसे की व्यवस्था कहाँ से होती है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग बनाएगा। 5 वर्ष इसलिए कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना रहता है, 5 ईयर। वित्त आयोग बनाएगा। अब तक झारखंड में 3 बना है। झारखंड में पंचायत चुनाव 1978 में हुई थी सबसे पहली बार। उसके बाद फिर झारखंड बनने के बाद, इस समय बिहार साथ में था, बनने के बाद 2010 यानी 2010 में, यानी जब हमारा झारखंड बना 2000 में, ना, उसके बाद 10 साल बाद ये बना हमारा जो पंचायती व्यवस्था का जो पंचायत चुनाव हुआ था 2010 में हुआ। झारखंड यह चौथी विधानसभा है। पहला में बिना चुनाव के बना था, मतलब जब हमारा झारखंड बना उस समय जब बनी थी उस समय बिना चुनाव के ही बन गया था। अब नेक्स्ट पेज में जाते, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों को, अब मैं इसे याद कराने की भी कोशिश करूंगी। पंचायत के प्रावधान अनुच्छेद के अनुसार पंचायत राज के लिए केवल अनुच्छेद 243 यानी 243 है। आप ऐसे याद करेंगे, अनुच्छेद 243 है। इसका विवरण इस प्रकार है। अब देखिए जो अनुच्छेद है वो किस प्रकार है। पंचायती व्यवस्था का जो अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक इसके प्रावधान दिए गए हैं, और ये मैं सारे के सारे अभी तो आपको याद करवाती हूँ। देखिए 243 पंचायती राज की परिभाषा, इसमें इसकी अगर आ जाए कि पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा किसमें दी गई है, किस अनुच्छेद में, तो 243 में। और ए में क्या है, ग्राम सभा, है ना। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, वे सभी वयस्क व्यक्ति जो जिसे वोट देने का अधिकार हो, वो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। तो इसीलिए ग्राम सभा यानी कि असेंबली, ये ग्राम सभा है तो ये ए से असेंबली याद रखेंगे, ट्रिक है ये, है ना, ट्रिक। असेंबली में क्या है, असेंबली होती है ना तो ये सभा होती है। तो ग्राम सभा कहाँ है, 243 में, 243 ए में असेंबली यानी कि ग्राम सभा। अब इसे हम ऊपर नीचे करके याद करेंगे। 243 बी में पंचायतों का संविधान और 243 सी में पंचायतों का गठन। तो गठन को हम ऊपर करेंगे, है ना। यहाँ से गठन, कंस्ट्रक्शन, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन होता है या गठन होता है तब ना कोई भी बिल्डिंग तैयार होती है। तो ये पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कब हुआ था कंस्ट्रक्शन, ये संविधान का संरचना और ये गठन दोनों हो गया। तो पहले ये बिल्ड करेंगे, है ना, बिल्ड किए तो ये संविधान का बिल्ड हो जाएगा बी से, है ना, यहाँ गठन हो जाएगा और ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। संविधान का संरचना हुआ, उसके बाद संविधान का गठन हुआ। डी में सीटों का आरक्षण, आरक्षण किसे मिलती है, जिसे दया मिलती है। तो किसमें है, डी से दया, दया मतलब आरक्षण। 243 डी में आरक्षण है। 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल, कार्यकाल मतलब ईयर, ई से ईयर, पंचायतों का कार्यकाल 243 ई में ईयर। सीटों का आरक्षण डी में क्या है, डी में दया, सीटों का आरक्षण। गठन, गठन क्या है, कंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन होता है। और बी से बिल्ड, है ना, बी इधर बिल्ड और कंस्ट्रक्शन, इस दोनों को आगे पीछे कर दीजिएगा। अब एफ से फेलियर, है ना, फेलियर कौन होता है, सदस्यों की सदस्यता और अयोग्यता। ये फेलियर लोग क्या होता है, अयोग्य होते हैं, इसलिए एफ से फेलियर, फेलियर यहाँ अयोग्यता जहाँ आ जाएगा बस एफ को फिल कर दीजिएगा। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां और उत्तराधिकार, इसमें क्या है, जीनियस, जीनियस जो रहता है उसे उत्तराधिकार मिलता है, शक्ति मिलता है।
तो जी से जीनियस, यानी जीनियस कौन होता है? जिस पर शक्ति होती है, जिसकी शक्ति होती है और उत्तराधिकारी होता है। तो जी से जीनियस यानी शक्ति। एच पंचायत की कारारोपण की शक्ति, यानी कि हाई टैक्स। हाई टैक्स मिल कब लगता है? जब टैक्स ज़्यादा हो जाता है। तो एच से हाई टैक्स। टैक्स से क्या याद रखेंगे? कारारोपण, कर देना, टैक्स। आई से वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग यानी आई से इनकम, यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है, इनकम। आई से इनकम वित्त आयोग का गठन। जे से क्या होता है? लेखा का परीक्षण, यानी ऑडिटिंग होता है ना, ऑडिटिंग अकाउंट। जैसे बाहर से लोग आते हैं कि अकाउंट चेक करने के लिए कि कितने पैसे कब खर्च किए गए, जो सरकार ने पैसे दिए वो कहाँ खर्च किए, कि घोटाला कर लिए, उसी का ऑडिटिंग की जाती है ना, जांच करना, है ना। वही हुआ जे से क्या होता है? लेखा का परीक्षण, जांच करना। जे से देखो, जे साउंड आ रहा है, जांच करना, जे जांच करना, लेखा का परीक्षण। अब के से क्या है? पंचायत चुनाव और निर्वाचन। किंग 11 जानते हैं? जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें किंग 11 एक टीम है ना, तो 11 से इलेक्शन, चुनाव, निर्वाचन। के किंग 11 से इलेक्शन, पंचायत चुनाव का निर्वाचन, के से। एल से केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत को लागू होना। एल से साउंड हो रहा है, लागू होना कहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश में। अब आप मुझे बताएं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे नए बने हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसे आपका जीएस भी सही हो जाएगी, क्योंकि जीएस का भी, सहायक आचार्य में जीएस को भी पढ़ना है। एम कुछ अपवाद, पंचायतों को कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, या लागू ना होना यानी मना करना। एम फॉर मना करना। एन फॉर पहले से जारी कानून लागू रहना, यानी लागू रहना निरंतर। एन से साउंड आ रहा है, निरंतर बने रहना या लागू रहना। ओ चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ऑब्जेक्शन। ओ फॉर ऑब्जेक्शन। चुनावी मामले में न्यायालय कुछ नहीं कर सकती, न्यायालय का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। अब देखिए ये, अब लास्ट पेज हमारी बची हुई है, इसमें आप इसे पढ़ सकते हैं कि पंचायत कानून बना सकती, किन किन विषयों पर कानून बना सकती है? कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशु दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, वन जीव, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खादी और कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास, पेयजल, ईंधन व पशुचारण, सड़क, पुल, जल मार्ग या अन्य संचार के साधन, ग्रामीण विद्युत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, यांत्रिक प्रशिक्षण, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल। और ये लास्ट में, पंचायतों को बाजार, हाट और पथकर लगाने का अधिकार है। ये भी याद रखिएगा कि पंचायतों को बाजार, हाट मतलब वही बाजार, पथकर लगाने का भी अधिकार है, लेकिन राजस्व राज्य सरकार के पास है। राजस्व जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार के पास है। तो मुझे लगता है आप लोगों को मैंने ये 20 जो पंचायती राज व्यवस्था का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आपको याद कराने में मैं सफल हो सकी होंगी। आप इसे फिर दोबारा अब वीडियो को बैक करके फिर दोबारा याद करने की कोशिश करें, और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको आराम से याद हो सके। जैसे 243 पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा, 243 ए में क्या था? असेंबली यानी सभा, ग्राम सभा। ए में, बी में देखिए, ये बी में, बी से इधर आ जाता है, ये गठन है ना, ये कंस्ट्रक्शन, संरचना इसमें आ जाएगा, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। बी से नीचे करते हैं और इसको संरचना ऊपर में, संरचना यानी कंस्ट्रक्शन, ये सी को ऊपर कर लीजिएगा और बी को नीचे। तो सी से कंस्ट्रक्शन, पंचायतों का संविधान या संरचना किसमें है? बी में। और सी में जो नीचे हो जाता है गठन यानी बिल्ट,
पंचायतों का गठन, सीटों का आरक्षण, डी से क्या था, दया, दया से आरक्षण, ई से क्या था, ई से था ईयर, पंचायतों का कार्यकाल, ई से ईयर और डी से दया, ई से ईयर, एफ से फेलियर यानी अयोग्यता, जी से जीनियस, जीनियस कौन होता है, जो शक्तियाँ होती है उस पर उत्तराधिकार होता है, एच फॉर हाई टैक्स, हाई टैक्स मीन्स कारारोपण, आई फॉर इनकम, वित्तायोग का गठन होता है, जे फॉर जांच करना, जांच कौन करता है, लेखा का परीक्षण, यानी कोई किसी जब पैसा आती है सरकार के द्वारा तो कहाँ पर खर्च किए गए हैं उसका लेखा परीक्षण किया जाता है, ऑडिटिंग, आप इंग्लिश में जान सकते हैं ऑडिटिंग अकाउंट यानी जांच करना, जे फॉर जांच, के फॉर किंग 11, किंग 11 यानी कि 11 से इलेक्शन, पंचायत चुनाव का निर्वाचन, एल फॉर लागू करना, कहाँ लागू करना, एल फॉर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायतों को लागू करना, एम फॉर कुछ अपवाद पंचायतों का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जैसे मना करना, एम से मना करना मतलब कुछ अपवाद भी हैं, एन से निरंतर बने रहना, पहले से जारी कानून लागू रखना, ठीक है ना, क्योंकि हर समय उसमें परिवर्तन ना करना है और परिवर्तन करे तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया जाए, ओ से चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ऑब्जेक्शन, ओ फॉर ऑब्जेक्शन, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है, सीटों का आप ये याद करें, सीटों का आरक्षण, ग्राम सभा का गठन, ये ग्राम सभा, ये ग्राम असेंबली और ये ग्राम सभा पंचायतों का गठन, ये इम्पोर्टेंट है, और वित्त आयोग का इनकम, ये तो याद रहे कि वित्त आयोग का गठन, और ये शक्तियाँ जीनियस, शक्तियाँ और उत्तराधिकार, ये इम्पोर्टेंट, और ये याद रखें, है ना, ये 3, 4, 5 आप अनुच्छेद याद रखें, और ये भी याद रखें कि कितने तक है, 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था के आर्टिकल हैं, ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी, ये शायद, तो आप, मैं इतना ही आज का टॉपिक कंप्लीट करती हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ आएगी, आपका एनसीईआरटी को भी कवर किया गया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे नोट्स कैसे लगे आपको इसे भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और मैं इसमें क्या सुधार कर सकती हूँ वो भी लिखें। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक में लाऊं उसे भी आप लिखें, ताकि मैं अच्छे से नोट्स बना करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। बाय द वे मैंने बीएड किया है, एमएड है, और मैं अभी टीचिंग करती हूँ, तो थैंक यू, बाय।